तो हम आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो जो सिर्फ इतिहास के पन्नों को नहीं पलटेगा, बल्कि आज की दुनिया की जो कड़वी और सच्ची हकीकत है उसे बिल्कुल साफ साफ सामने रखेगा। हमारा विषय बहुत ही प्रभावशाली है, विश्व गुरु की अवधारणा। बिल्कुल, और हम एकदम शुरुआत से शुरू करेंगे, मतलब 600 ईसा पूर्व के उस सुनहरे दौर से जब ये शब्द असल में गढ़ा गया था, और फिर वहां से समय के पहिए को घुमाते हुए सीधे 2026 की आज की आधुनिक वास्तविकता तक पहुंचेंगे। हाँ, और हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। इतिहास के पुराने रिकॉर्ड्स और 2026 के बिल्कुल ताज़ा डेटा के आधार पर हम ये समझेंगे कि आज के समय में दुनिया का असली लीडर या विश्व गुरु आखिर है कौन। इसके लिए हमने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल फायर पावर जी, और संयुक्त राष्ट्र की संस्था वाइपो और ब्रांड फाइनेंस जैसे बेहद प्रमाणिक स्रोतों का सहारा लिया है। और चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ना, ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि इस पूरी बातचीत में अमेरिका, चीन, रूस और भारत जैसे बड़े देशों की जो भी तुलना की जाएगी, वो पूरी तरह से केवल और केवल दिए गए डेटा और प्रमाणित स्रोतों पर आधारित है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक विचारधारा, किसी विशेष सरकार या किसी देश का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हमारा काम निष्पक्ष रूप से तथ्यों को सामने रखना है, ताकि हम इस वैश्विक तस्वीर को साफ साफ देख सकें। ज्ञान और शक्ति के केंद्र समय के साथ कैसे अपना ठिकाना बदलते हैं, ये समझना आज की इस उलझी हुई भू राजनीति को समझने के लिए सबसे जरूरी है। तो इस चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह है कि हम 600 ईसा पूर्व से लेकर 2026 तक एक बहुत ही रोमांचक सफर पर जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक सभ्यता ज्ञान के शिखर पर बैठी थी, कैसे वो नीचे गिरी, और आज की वैश्विक दौड़ में कौन सा देश कहाँ खड़ा है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं प्राचीन भारत से, जो कि 600 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईस्वी तक निर्विवाद रूप से असली विश्व गुरु था। हाँ, जब हम शिक्षा और बौद्धिक नेतृत्व की बात करते हैं ना, तो हमारे नोट्स में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सबसे ऊपर आता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना ये कोई साधारण ढांचा नहीं था। जरा सोचिए, उस दौर में जब दुनिया के कई हिस्सों में लोग अनपढ़ पढ़ना लिखना सीख ही रहे थे, तब वहां 10,000 छात्र और 2,000 शिक्षक एक ही जगह पर रहकर ज्ञान बांट रहे थे। ये आंकड़ा आज के आधुनिक विश्वविद्यालयों के मानकों से भी हैरान करता है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के रहने, खाने और पढ़ने का इंतजाम करना मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रशासनिक सफलता थी। और ये छात्र सिर्फ आसपास के गांवों से नहीं आ रहे थे। बिल्कुल नहीं। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हुएन तेजांग हजारों मील का बेहद दुर्गम सफर तय करके वहां पहुंचे थे। वो वहां से तर्कशास्त्र और चिकित्सा की बहुत सी पांडुलिपियां अपने साथ ले गए, जिसने बाद में पूर्वी एशिया की पूरी विचारधारा को आकार दिया। और दिलचस्प बात यह है कि नालंदा से भी पुराना एक केंद्र था, तक्षशिला, जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मौजूद था। हाँ, और वहां सिर्फ किताबें नहीं रटाई जाती थीं, बल्कि 64 अलग अलग कलाएं सिखाई जाती थीं, तीरंदाजी से लेकर खगोल विज्ञान तक। शिक्षा का ये मॉडल इंसान के पूरी तरह से विकास पर केंद्रित था, और विज्ञान और चिकित्सा में तो उनका योगदान ऐसा था जिसने पूरी दुनिया की वैज्ञानिक नींव रखी। 5वीं शताब्दी ईस्वी में आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज की। और इसे अगर आज के नजरिए से देखें, तो अगर शून्य ना होता तो आज का ये डिजिटल युग, ये बाइनरी कोड और डेटा, सब कुछ बिल्कुल असंभव था। श्रुत ने जो काम किया वो तो सच में अविश्वसनीय लगता है। बिना किसी आधुनिक माइक्रोस्कोप या एनेस्थीसिया के उन्होंने मोतियाबिंद की सर्जरी की थी, वो भी एक विशेष घुमावदार सुई का उपयोग करके। आयुर्वेद में उनके पास 700 से अधिक औषधीय पौधों का गहरा ज्ञान था। और अगर हम दर्शन की बात करें, तो वेदों और उपनिषदों का प्रभाव इतना व्यापक था कि पाइथागोरस जैसे महान ग्रीक विचारकों तक भारतीय विचारों की पहुंच स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है उस दौर का आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व। ज्ञान के साथ साथ जब हम पैसे की बात करते हैं, तो प्रसिद्ध आर्थिक इतिहासकार एंगस मैडिसन के डेटा पर नजर डालना जरूरी हो जाता है। उनके अनुसार 1 ईस्वी में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी 33% थी। 33%? मतलब पूरी दुनिया की 1/3 अर्थव्यवस्था केवल एक भूभाग से आ रही थी। बिल्कुल। आज के समय में अमेरिका भी वैश्विक अर्थव्यवस्था का लगभग 25% ही है।
तो आप उस समय के 33% के भारी भरकम प्रभाव का अंदाजा लगा सकते हैं। गोलकुंडा की खदानों से दुनिया भर में हीरे जाते थे और सिल्क रूट व हिंद महासागर के रास्तों से मसाले, रेशम और इंडिगो का भारी निर्यात होता था। और विदेशी नजरिए से देखें तो 11वीं सदी में फारसी विद्वान अल बरूनी ने भारत की गहन बुद्धिमत्ता और यहाँ के सहिष्णु उत्सवों से भरे समाज की जमकर तारीफ की थी। उससे भी बहुत पहले 4वीं सदी ईसा पूर्व में ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य की समृद्धि को देखकर साफ लिखा था कि यहाँ के शहर यूरोपीय शहरों से कहीं ज्यादा साफ सुथरे और व्यवस्थित थे। बिल्कुल। तो एक ऐसा समाज जो ज्ञान, विज्ञान, पैसा और सफाई हर एक चीज में दुनिया से मीलों आगे था। फिर ऐसा क्या हुआ कि ये सुनहरा युग खत्म हो गया? वो कौन सी दरारें थी जिन्होंने इतनी विशाल और मजबूत इमारत को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया? अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो कोई भी महान साम्राज्य रातों रात नहीं गिरता है। पतन की शुरुआत हमेशा अंदर की खोखली होती दीवारों से होती है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच समाज में गहरी आंतरिक कमजोरियां पनपने लगी थी। सबसे बड़ा नुकसान कठोर होती जाति व्यवस्था से हुआ, जिसके कारण ज्ञान सिर्फ कुछ ही हाथों तक सीमित रह गया। और जब समाज का एक बड़ा हिस्सा शिक्षा से कट जाता है तो इनोवेशन वहीं रुक जाता है। सही का। आर्थिक असमानता बहुत ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसके साथ ही पूरा क्षेत्र छोटे छोटे खंडित राज्यों में बंट गया था। जैसे दक्षिण में चोल साम्राज्य बहुत ताकतवर था और उत्तर में राजपूत राजवंश थे, लेकिन वे आपस में ही उलझे रहे। एक बड़े राष्ट्रीय विजन या एकता की भारी कमी थी। इसी आपसी टकराव का नतीजा था कि सदियों तक प्रति व्यक्ति आय केवल 450 से $550 के बीच ही स्थिर होकर रह गई थी। और ये बहुत ही तार्किक बात है कि जब घर अंदर से कमजोर होता है तो बाहर वालों को दरवाजा तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। यहीं से विदेशी आक्रमणों का एक लंबा और विनाशकारी सिलसिला शुरू हुआ। 5वीं सदी में मध्य एशियाई हूणों के हमले ने उत्तरी भारत की स्थिरता को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। फिर महमूद गजनवी के 17 आक्रमण हुए 1000 से 1025 ईस्वी के बीच। सोमनाथ मंदिर की भयंकर लूट हुई, जहां से बेशुमार सोना ले जाया गया। 1192 में तराइन की लड़ाई में मोहम्मद गोरी की जीत ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, जिसने सत्ता को पूरी तरह बदल दिया। फिर मुगलों का दौर आया 1526 में। बाबर के आने के बाद एक नया शासन शुरू हुआ। इसमें भी हमें इतिहास में एक बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ अकबर का दीने इलाही था, जो सभी धर्मों को साथ लाने का एक बड़ा प्रयास था, तो दूसरी तरफ बाद के सालों में औरंगजेब के अंतहीन युद्ध थे, जिन्होंने एक विशाल साम्राज्य के सारे संसाधनों को चूस कर रख दिया। बिल्कुल। और यहीं पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, जो अक्सर इतिहास की बहसों में पीछे छूट जाती है। वो है तकनीकी अंतर, यानी टेक्नोलॉजी का गैप। जो बाहरी हमलावर आ रहे थे, उनके पास सिर्फ सैनिकों की संख्या नहीं थी, उनके पास युद्ध की बेहतर तकनीक थी। भारत की सेनाएं भारी भरकम हाथियों पर बहुत ज्यादा निर्भर थी। हाथी ताकतवर तो थे, लेकिन वो पुरानी तकनीक हो चुकी थी। वे धीमे थे और जल्दी घबरा जाते थे। इसके विपरीत हमलावरों के पास मध्य एशिया की बहुत तेज घुड़सवार सेना थी। और सबसे बड़ी बात, मुगलों ने युद्ध में बारूद का इस्तेमाल किया। एक मिनट, ये पॉइंट बहुत दिलचस्प है। मतलब हम सिर्फ इसलिए नहीं हारे क्योंकि हमलावर ज्यादा थे या हम बटे हुए थे, बल्कि इसलिए भी हारे क्योंकि हम पुरानी तकनीक पर अटके थे और वो बारूद जैसी नई तकनीक ले आए थे। जो देश कभी विज्ञान में गुरु था, वो युद्ध की तकनीक में इतना पिछड़ गया। जी, इसी पुरानी तकनीक के कारण 1526 में पानीपत की हार जैसी घटनाएं हुई, जिसने आने वाले कई 100 सालों की किस्मत तय कर दी। इसके बाद तो लूट का एक कभी ना रुकने वाला सिलसिला ही चल पड़ा। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया, भयंकर मारकाट मचाई और कोहिनूर हीरा लूट कर ले गया। फिर अहमद शाह अब्दाली के लगातार आक्रमणों ने पंजाब को पूरी तरह तबाह कर दिया। और इन सब के बाद आया सबसे विनाशकारी दौर, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का समय। 1707 में मुगलों के पतन के बाद देश में जो भारी अराजकता फैली, उसका पूरा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फूट डालो और राज करो की नीति से उठाया। 1757 के प्लासी युद्ध के बाद जो आर्थिक शोषण शुरू हुआ, उसके आंकड़े सच में रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सव पटनायक के रिसर्च और अनुमान के अनुसार अंग्रेजों ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन की संपत्ति लूटी। बाप रे! जरा इस संख्या की गहराई को समझिए। $45 ट्रिलियन, ये आज के समय की अमेरिका और चीन की पूरी अर्थव्यवस्था को मिला देने के बराबर है।
जिस कपड़ा निर्यात में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी एक समय 25% हुआ करती थी, वो 1947 आते आते गिरकर मात्र 2% पर सिमट गई। ये डेटा सच में दिल दहला देने वाला है। एक पूरी सभ्यता को आर्थिक रूप से निचोड़ लिया गया। 1700 में जो भारत दुनिया की जीडीपी का 24% हिस्सा रखता था, वो 1947 आजाद होने तक सिर्फ 4% पर आ गिरा। इस भयानक शोषण ने सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं किया, बल्कि बंगाल के अकाल जैसी दर्दनाक त्रासदियां दी, जहां लाखों लोग क्रूर नीतियों के कारण भूख से तड़पकर मारे गए। और आज़ादी मिलने के बाद भी सफ़र आसान नहीं रहा। 1947 के बाद भारत ने समाजवादी लाइसेंस राज की नीतियां अपनाई, जहां उद्योगों पर बहुत सख्त नियम थे और विकास दर करीब 6% के आसपास ही रही। वहीं दूसरी तरफ 1949 में बने कम्युनिस्ट चीन ने 1978 के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह खोल दिया और जबरदस्त आर्थिक सुधार किए। उन्होंने 10% की औसत विकास दर हासिल की और अपने करीब 80 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया। और ठीक यही वो मोड़ है जहां से आज की वैश्विक तस्वीर आकार लेती है। एक समय का निर्विवाद विश्वगुरु अपनी खोई हुई जमीन वापस तलाश रहा है, जबकि बाकी दुनिया औद्योगिक और तकनीकी क्रांतियों के दम पर बहुत आगे निकल चुकी है। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम इतिहास के पन्नों से बाहर निकलकर सीधे 2026 के बिल्कुल रियल टाइम डेटा में प्रवेश कर रहे हैं। आज के समय में विश्वगुरु होने का मतलब सिर्फ पुराना दर्शन या इतिहास का गौरव नहीं है। इसका मतलब है आज की अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, इनोवेशन और सॉफ्ट पावर में वैश्विक नेतृत्व। तो चलिए आज के शीर्ष दावेदारों अमेरिका, चीन, रूस और भारत का सीधा मुकाबला देखते हैं। सबसे पहले अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। IMF के 2026 के डेटा को देखें तो अमेरिका अभी भी नंबर 1 पर है। उनकी जीडीपी 31.82 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की जीडीपी का 25.7% है। चीन 20.65 ट्रिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर मजबूती से खड़ा है और दुनिया के विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग में उनकी 28% हिस्सेदारी है। भारत चौथे नंबर पर है। भारत की जीडीपी 4.51 ट्रिलियन डॉलर है और ये 6.2% की बहुत ही प्रभावशाली दर से बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रास्ट है। भारत में प्रति व्यक्ति आय केवल $3051 है, जबकि अमेरिका में एक आम नागरिक की आय $92,883 है। वहीं रूस लगभग $3 ट्रिलियन के साथ 11वें स्थान पर है। इस आर्थिक डेटा की गहराई में जाने पर बहुत कुछ समझ आता है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि उनकी अर्थव्यवस्था की विविधता है और सिलिकॉन वैली जैसे इनोवेशन के केंद्र हैं, जहां दुनिया भर का टैलेंट काम कर रहा है। चीन आज दुनिया की फैक्ट्री बन चुका है, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट और कर्ज का संकट मंडरा रहा है। भारत अपनी IT सेवाओं में बहुत अच्छा कर रहा है, जो विकास दर को तेज कर रहा है। लेकिन चीन के 28% विनिर्माण की तुलना में भारत का विनिर्माण अभी भी केवल 14% के आसपास है, जो रोजगार पैदा करने के लिहाज से एक कमजोर कड़ी है। दूसरी ओर रूस पूरी तरह से अपने प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है और युद्ध के बाद कड़े प्रतिबंधों की मार झेल रहा है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ पैसा होना ही काफी नहीं है। उस पैसे और अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने की ताकत भी तो चाहिए। अगर हम सैन्य शक्ति की ओर बढ़ें और ग्लोबल फायर पावर 2026 के आंकड़ों को देखें, तो अमेरिका यहां भी नंबर 1 पर है। उनका रक्षा बजट $877 बिलियन है और उनके पास F-35 जैसी सबसे उन्नत लड़ाकू तकनीक है। रूस दूसरे नंबर पर है, लेकिन इसका मुख्य कारण इनकी थल सेना से ज्यादा उनके पास मौजूद लगभग 6000 परमाणु हथियारों का जखीरा है। चीन तीसरे नंबर पर बहुत तेजी से उभर रहा है और उनके पास 777 नौसैनिक जहाज हो गए हैं। और भारत चौथे स्थान पर है, जिसके पास 1.4 मिलियन सैनिकों की एक विशाल फौज है, अपना स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान है और $75 बिलियन का रक्षा बजट है। सैन्य शक्ति के मामले में अमेरिका की बढ़त केवल उनके महंगे हथियारों के कारण नहीं है, बल्कि नाटो जैसे उनके मजबूत गठबंधनों और दुनिया भर में फैले उनके सैन्य ठिकानों के कारण है, जो उन्हें कहीं भी पहुंचने की ताकत देते हैं। रूस जमीन पर मजबूत जरूर है, लेकिन यूक्रेन के लंबे संघर्ष ने उनके संसाधनों को काफी हद तक सोख लिया है। चीन की बात करें तो उनकी नौसेना आकार में अमेरिका से बड़ी हो गई है, जिसके पास करीब 243 जहाज हैं। लेकिन चीन की सेना के पास हाल के दशकों में वास्तविक युद्ध लड़ने का कोई अनुभव नहीं है। भारत के पास एक बहुत ही सक्षम सेना है, लेकिन
$75 बिलियन का बजट अमेरिका के $877 बिलियन के सामने काफी छोटा है, जिससे नई तकनीक खरीदने में सीमाएं आ जाती हैं। तकनीक की बात निकली है तो अगली अहम चीज है नवाचार यानी इनोवेशन। अगर हम वाइपो के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 को देखें, जो ये मापता है कि कौन सा देश नई तकनीकों में कितना आगे है, तो दिलचस्प बात यह है कि छोटा सा देश स्विट्जरलैंड दुनिया में नंबर 1 पर है। चीन इस लिस्ट में 10वें नंबर पर है। उनके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट दर्ज हैं, लेकिन अगर हम उन पेटेंट्स की गुणवत्ता देखें तो वे अभी भी अमेरिका से पीछे हैं। भारत इस इंडेक्स में 40वें नंबर पर है। अच्छी खबर यह है कि भारत में 1 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि रिसर्च और डेवलपमेंट पर कुल खर्च जीडीपी का केवल 0.7% ही है। और सच कहूं तो यही वो प्रतिशत है जो किसी भी देश का भविष्य तय करता है। अमेरिका के पास MIT और स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाओं का एक ऐसा शानदार इकोसिस्टम है जहां इंडस्ट्री और एकेडमिया मिलकर काम करते हैं। भारत में स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं, जो बेहतरीन है, लेकिन जब तक कोई देश अपनी जीडीपी का एक बड़ा हिस्सा बुनियादी विज्ञान और रिसर्च पर खर्च नहीं करेगा, तब तक डीप टेक या नई तकनीक के मामले में लीडर बनना बहुत मुश्किल है। कड़वा सच ये है कि जो देश खुद नई तकनीक नहीं बनाता, उसे हमेशा उन देशों पर निर्भर रहना पड़ता है जो उसे बनाते हैं। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम सॉफ्ट पावर की बात करते हैं, यानी बिना एक भी गोली चलाए दुनिया को अपने विचारों और संस्कृति से प्रभावित करने की ताकत, तो ब्रांड फाइनेंस 2026 का डेटा कहता है कि अमेरिका यहाँ भी नंबर 1 है। उनकी हॉलीवुड फिल्में, नेटफ्लिक्स के शो, उनका संगीत और उनकी यूनिवर्सिटीज पूरी दुनिया के युवाओं को आकर्षित करती हैं। चीन दूसरे नंबर पर है, जो संस्कृति से ज्यादा अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए 150 से अधिक देशों में बुनियादी ढांचा बनाकर अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। भारत यहां 8वें से 10वें स्थान के बीच मजबूती से मौजूद है। बॉलीवुड, योग, आयुर्वेद और दुनिया भर में फैले 1.8 करोड़ भारतीय प्रवासी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और रूस सॉफ्ट पावर के मामले में काफी नीचे 20वें स्थान के आसपास है, क्योंकि उनकी छवि मुख्य रूप से एक सैन्य शक्ति की है। इन चारों पैमानों, अर्थव्यवस्था, सैन्य शक्ति, नवाचार और सॉफ्ट पावर को एक साथ रखकर देखने पर निर्णय एकदम स्पष्ट हो जाता है। 2026 के इन सभी डेटा के आधार पर अमेरिका अभी भी स्पष्ट रूप से विश्वगुरु या वैश्विक नेता है। उनके पास इन चारों स्तंभों पर एक व्यापक नियंत्रण है। चीन निश्चित रूप से दूसरा सबसे बड़ा दावेदार है, जो आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सॉफ्ट पावर और इनोवेशन में वे अभी भी अमेरिका के पीछे हैं। रूस अब मुख्य रूप से अपनी सैन्य ताकत तक सीमित रह गया है। अब बात करते हैं भारत की। भारत के पास 1.4 अरब की आबादी का एक बहुत बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा आबादी का लाभ है, लेकिन गहरी आर्थिक असमानता और रिसर्च में निवेश की कमी वो बेड़ियां हैं जो देश को अपनी पूरी आर्थिक क्षमता तक पहुंचने से रोक रही हैं। तो इस पूरी गहरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है? इतिहास हमें एक बहुत सीधा और कड़वा सबक सिखाता है कि जब जब समाज अंदर से बंटता है, वह पतन का कारण बनता है, और एकता हमेशा ताकत लाती है। वर्तमान में भले ही अमेरिका अग्रणी हो, लेकिन भारत के पास अपने उस पुराने विश्व गुरु की भावना को फिर से जगाने का पूरा मौका है। वो भावना जो सिर्फ सत्ता पर नहीं, बल्कि नई खोजों, खोले विचारों और सबको साथ लेकर चलने पर टिकी थी। इसके लिए जरूरी है कि जीडीपी का कम से कम 2% रिसर्च में निवेश किया जाए। ये सारी जानकारी सिर्फ इतिहास का पाठ नहीं है, यह समझने का एक बेहद साफ तरीका है कि भविष्य में रोजगार कहाँ पैदा होंगे, पैसा किस दिशा में बहेगा और कौन सी नीतियां दुनिया का एजेंडा तय करेंगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल करता है, एक ऐसा विचार जिस पर शायद बहुत कम लोग ध्यान दे रहे हैं। अगर हम आज के डेटा और इतिहास के पैटर्न को बहुत ध्यान से देखें तो एक बात बिल्कुल साफ उभर कर आती है। दुनिया पर हमेशा उसी ने राज किया है जिसने नई तकनीक पर पहले कब्जा किया, जैसे मुगलों ने बारूद का इस्तेमाल किया या अंग्रेजों ने मशीनों का। बिल्कुल। और आज 2026 में नई तकनीक बारूद नहीं है, आज की तकनीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा। तो सोचने वाली बात यह है, क्या भविष्य का विश्व गुरु सच में कोई नक्शे पर बना देश होगा, या फिर एआई के इस नए युग में यह ताज किसी देश की सरकार के बजाय किसी विशाल टेक कंपनी के पास चला जाएगा, जिनकी सीमाएं जमीन पर नहीं बल्कि हमारे सर्वर्स और स्मार्टफोन्स में मौजूद हैं।
ये सच में एक ऐसा सवाल है जो पूरी दुनिया के भविष्य और ताकत के मायने को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देता है। क्या भविष्य की महाशक्ति कोई देश होगा या कोई एल्गोरिदम? इस गहरे और विचारणीय सवाल के साथ ही हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है।